नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। भोजपुर जिले के शाहपुर थाने के बिलौटी गांव में एक युवक की पुलिस द्वारा कथित इनकाउंटर में मृत्यु हो गई। इस अखबार को आप देख लीजिए। ये अखबारों में, सोशल मीडिया में और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। इस पर दोनों तरफ के वर्जन आ रहे हैं, एफआईआर, काउंटर एफआईआर वगैरह हो रहे हैं। मेरा इस घटना पर आपको कोई न्यूज़ दें ऐसी मंशा नहीं है और नहीं हम कोई पत्रकार हैं जो आपको अपडेट देंगे कि क्या हुआ। लेकिन इस घटना ने पुनः इस राज्य के मामले में जो इनकाउंटर्स या कथित इनकाउंटर्स हो रहे हैं उसके मुतालिक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए हैं। तो इस घटना या इस विषय की विवेचना आपके साथ हम आज प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस घटना को हम सामाजिक, राजनैतिक, कानूनी, संवैधानिक और मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास करते हैं। क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? आपने देखा होगा कि जैसे यह वारदात हुआ, सोशल मीडिया में कुछ लोग खड़े हुए, कुछ लोगों ने पक्ष में, कुछ लोग विपक्ष में। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि जब कभी भी ऐसी कोई घटना होती है या फेक इनकाउंटर ही होता है या इनकाउंटर ही होता है तो पूरा समाज पॉलिटिकल और सोशल एलिजियंस और अलायंस में बढ़ जाता है। स्वाभाविक रूप से ऐसे वारदात में राजनीति होना लाजमी है और जो मृतक हैं भरत तिवारी, उनके पक्ष में कई एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन, कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील वगैरह भी आए हैं। एनएचआरसी की टीम वगैरह शायद आ रही है, जैसा अखबारों में छपा है। क्यों हो रही है ऐसी घटनाएं? क्या ऐसे कथित इनकाउंटर्स जिसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बहुत कमज़ोर वर्ग के लोग शिकार होते हैं, तो क्या मीडिया या फिर ये पॉलिटिकल लोग उसके पक्ष में खड़ा होते हैं? मैं आज कोई जजमेंटल बात नहीं कर सकता हूँ। मैं न कोई एजेंसी हूँ और न ही मैं कोई अथॉरिटी हूँ कि भरत तिवारी का इनकाउंटर सही में इनकाउंटर था या यह एक फेक इनकाउंटर था। लेकिन आज हम इस विषय पर इन्हीं 4 पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। सबसे पहले आइए प्रशासनिक और पुलिस के दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। यह हमारे राजनीतिक सिस्टम और जिस तरह के लोग पदों पर बैठे हैं उसका एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण किंतु लाजमी प्रतिफल है। कानून मेरे हाथ में, ये जिसको हम लोग पहले आईपीसी बोलते थे, ये बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2023, और मेरे हाथ में संविधान की भी ये प्रति है। लेकिन इसके पहले कि मैं इसके कानूनी, संवैधानिक, एनएचआरसी ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के क्या गाइडलाइंस हैं, इस पर चर्चा करूं, हम आपसे आज ये बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। पुलिस ने अगर एक्सेसेस किया तो क्यों किया, क्यों यह प्रवृत्ति पनप रही है, और सामान्य तौर पर अगर सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो बहुत पिछड़ा होता है, स्पेशली दलित या ओबीसी समाज का, वैसा पृष्ठभूमि का व्यक्ति जिसको कोई जानता नहीं, जिसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है, उसके पक्ष में मीडिया या समाज या राजनीति करने वाले या कानून के जानकार क्यों नहीं खड़ा होते। इसके पहले कि मैं यह विवेचना शुरू करूं, मैं आपको 2 घटना बताता हूं जो मुझको स्मरण है। ये बात कदाचित 2009-10 के आसपास की रही होगी। जहानाबाद से, अगर साल में गलत बोल दूं तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, चूँकि जहन में मुझको याद नहीं कि 9-10 था या शायद 13-14 था, मुझको स्मरण नहीं है। लेकिन घटना क्या था वो हम आपको बता देते हैं। जहानाबाद इलाके से एक बड़े ईमानदार छवि के एमपी हुआ करते थे, रामाश्रय यादव उनका नाम था। वो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं विधानसभा में किसी कार्यवश बैठा होता, एक बड़े विपक्षी दल के नेता, बड़ी साफ सुथरी छवि, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के, वो नेता विरोधी दल थे उन दिनों, उनके समक्ष एक चर्चा चल रही थी। तो पर चर्चा ये चल रही थी, उसको समझ लीजिए कि वो एक फेक इनकाउंटर था जिसका कोई न तो कोई इंक्वायरी हुई, न समाज में किसी ने आवाज़ उठाई, न मीडिया खड़ा हुआ,
और वो जिस जाति से बिलोंग करता था उस जात की इतनी सामर्थ्य नहीं थी। एक नेता था, एक नेता हैं रदर जीतन राम मांझी, उनको कोई मतलब नहीं, प्राइवेट लिमिटेड उस वक्त भी थे। तो घटना ये था कि गया जहानाबाद के इलाके का यह घटना है। ईंट भट्ठे में एक कथित इनकाउंटर हुआ पुलिस और सीआरपी एंटी नक्सल ऑपरेशन के दरमियान। उस कथित इनकाउंटर में एक 21-22 साल का लड़का, मुझको नाम याद नहीं आ रहा है, उसकी हत्या हो गई, उसको गोली लगी और मर गया। पुलिस ने जो एफआईआर में दर्ज किया इन्फॉर्मेशन वो था कि यह नक्सल से संबंध रखने वाला नक्सलवादी था और इसने पुलिस पर गोली चलाई और इनकाउंटर में यह मारा गया। जैसा स्टीरियोटाइप होता है, एक कट्टा उसको रख दिया, उसके पास कुछ गोली रख दिया। रामाश्रय बाबू अपने साथ बहुत सारा कागज़ लेके आए और उन्होंने जो सबसे चौंकाने वाला इन्फॉर्मेशन दिया वो ये था। सिद्दीकी साहब को उन्होंने बताया, मैं संजोग से वहीं था, तो चूँकि हम भी सुनने लगे, सिद्दीकी साहब ने भी हमको कहा कि ज़रा इसको सुनिए तो क्या कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह लड़का जिसकी हत्या की है पुलिस और अर्धसैनिक बल का ऑपरेशन में, एंटी नक्सल ऑपरेशन में, यह वस्तुतः पंजाब के एक मिठाई की दुकान में काम करता था। लुधियाना या चंडीगढ़ कहीं था, मुझको ठीक से याद नहीं। यह लड़का वहाँ से काम करके वहीं रहता भी था, तो छुट्टी लेकर कुछ पैसा लेकर घर आया था और इसी बीच उसकी हत्या हो गई। ये नक्सली कैसे हो सकता? तो फिर हमने उनके कागज में जो इन्फॉर्मेशन था उसके आधार पर गूगल मैप से ट्रेस करके उस मिठाई दुकान को आइडेंटिफाई किया। उस दुकानदार के मालिक से बात की और कहा कि बड़ी कृपा होगी यदि आप ये लड़का जितना दिन काम किया है, कब सैलरी लिया है, कब आपके यहाँ से आया है, वो अगर आप दे दीजिए तो उस लड़के को कुछ मदद हो जाएगा। उसने वो इन्फॉर्मेशन दिया, वो बड़े दिलचस्प, चौंकाने वाले और इस कथित फर्जी मुठभेड़ का रहस्य खोल देने वाला था। वो सूचना उसने ये दिया कि यस, ये लड़का यहाँ काम करता था, कई वर्षों से काम कर रहा है और अभी हाल में यहाँ से वो छुट्टी लेकर इस महीने की सैलरी लेकर वहाँ गया है। निहायत शरीफ लड़का है। जैसा ये दुर्भाग्य है बिहार का कि लोग पलायन करके दूसरे जगह काम कर रहे हैं। नेता लोग इतना दिन से भाषण दिया, हुआ कुछ नहीं। बहरहाल वो एक अलग विषय है, विषयांतर हो जाएगा। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन उनको दिया। सिद्दीकी साहब ने इस बात को विधानसभा में भी उठाया, लेकिन ये मैं आपको इस विश्लेषण में बताऊंगा कि ये कितना गैर जवाबदेह हमारा मेन मीडिया, इवन उस वक्त सोशल मीडिया बहुत एक्टिव नहीं था, किसी ने इस बात की तवज्जो नहीं दी। सो मच सो कि विधानसभा में चूँकि जो विरोधी दल के नेता थे उस वक्त, इनका 22 या 21 या 22 एमएलए ही था, तो और नीतीश कुमार अपने पूरे सबाब में, तो कोई तवज्जो नहीं दिया, उस पर न कोई बहस हुई, न कोई जांच हुआ और वो मामला खत्म। एक घटना और आपको बताते हैं। गोपाल खेमका की हत्या अभी हाल में ही हुई थी पटना में, आरबीआई के पास। सनसनीखेज हत्याकांड था। इसके पहले खेमका के पुत्र की भी हत्या हाजीपुर में हो चुकी थी। बड़ा प्रेशर था, पुलिस पर दबाव आया, पुलिस ने कथित रूप से छापेमारी की और मालसलामी के इलाके में एक विकास उर्फ राजा करके, मैं अखबार की कटिंग खोज के दिखाता हूँ, तो उसको पुलिस ने मार दिया गोली और ये थ्योरी दिया कि इसने इलीगल आर्म सप्लाई किए थे और जब हम वहाँ गए तो इसने पुलिस पर गोली चलाई और मुठभेड़ में मारा गया। उस बच्चे की माँ सामने आती है और हमको लगता है सब संभवतः मुसहर समाज का था या किसी समाज का होगा, दलित समाज से। उसकी माँ आकर के चीखने रोने लगी कि बेटा वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, वो ईंट के भट्टे में छिपा हुआ था, कुछ स्मैक वगैरह ले रहा था, पुलिस को देखा तो भागने लगा और पुलिस ने उसकी गोली मार दी। इसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस बात को उठाया भी था, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण सत्य फिर है कि न तो मेन मीडिया, टीवी चैनल, न तो अखबार और न ही किसी यूट्यूब चैनल ने इस बात को उठाया कि साहब उस लड़के को पुलिस ने मारा है, वह प्रथम दृष्टया फेक था और ये जस्ट अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए, चूँकि गोपाल खेमका का हत्या उस चारों तरफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाकिम लोग रहते हैं वहीं हुआ। बगल में एसपी का आवास है, डिस्ट्रिक्ट जज भी संभवतः वहीं रहते हैं, इधर डीएम का आवास है, पुलिस का गांधी मैदान के उस तरफ एसएसपी का ऑफिस है। तो इस नाकामयाबी को छिपाने के लिए उस लड़के को मार दिया। इसके अलावा भी हाल में भी, खास करके जब से सम्राट चौधरी आए और इन्होंने बयान दिया कि साहब हम तो बुलडोजर शासन अब चलाएंगे, इस पर हम बात करेंगे क्यों
ये परवर्टेड पॉलिटिशियंस और नासमझ, अनपढ़, जाहिल टाइप के पत्रकारिता करने वाले लोग और मूर्खता और मीडियोक्रेटी से भरा हुआ हमारा पॉलिटिशियंस जो बड़े बड़े पदों पर पब्लिक की नासमझी और 10,000 रुपया रिश्वत लेकर 5 किलो अनाज लेकर वोट देने के कारण जो खड़ा किया है, इन लोगों के जो नैरेटिव सेट किया है उसका ये दुष्परिणाम। तो बहरहाल उसको किसी ने नहीं उठाया और वो लड़का मारा गया। अब इस मामले में भरत तिवारी जिस समाज से आता है, मैं अगेन एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं न तो भरत तिवारी के बारे में ये बता रहा हूँ कि ये फेक इनकाउंटर है, न मैं ये बता रहा हूँ कि ये सही इनकाउंटर है। मैं भरत तिवारी को कोई क्रांतिकारी भगत सिंह भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह के उसके सोशल मीडिया के पोस्ट वायरल हो रहे हैं, यद्यपि मैं भी उसकी पुष्टि भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो आ रहा है। एक पोस्ट आया है कि एसडीएम को उसने कहा कि हम इसको तो गोली से उड़ा देंगे, इसको मार देंगे, और गाली गलौज भी किया। उसके पास इलीगल आर्म्स भी थे जो उसने लहराए थे। बहरहाल तो ये 2 पृष्ठभूमि मैंने दी। अब हम आपसे इस पूरे मसला पर एक व्यापक विवेचना प्रशासनिक, पुलिसिंग, राजनीतिक दृष्टिकोण से पहले करते हैं, उसके बाद फिर हम कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण से आप पर बात करेंगे कि क्या कहता है NHRC का गाइडलाइन, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट और क्यों ऐसा हो रहा है। ये 2 घटना और इसके अलावा कई घटनाएं हाल में जब से ये आए हैं, सम्राट चौधरी तो हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, ठोक देंगे, बुलडोजर चला देंगे, ये नैरेटिव्स चलना शुरू हुआ। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। पहला कि जो जिस तरह के पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति, उसकी ट्रेनिंग और उसकी पोस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, पहले दिन से ही सामान्यतर तौर पर, कुछ एक अपवाद को छोड़कर, इनकॉम्पिटेंट लोग पुलिस में आ रहे हैं, स्पेशली सिपाही में और दरोगा। किस तरह के पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, एक्स डीजीपी जो भागा फिर रहा है घूस लेके पुलिस में बहाली किया कांस्टेबल में, एक द्विवेदी जी बैठे हुए हैं। तो एक तो पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया दूषित है और ट्रेनिंग के नाम पर कुछ बिल्डिंग्स बनाए गए और ट्रेनिंग थॉरली इनकॉम्पिटेंट लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। और जो सरदार पटेल भवन है, वहाँ पर आप यूँ समझ लीजिए कि आईपीएस ऑफिसर्स को उन कामों में लगाया गया है जो सामान्य तौर पर एक क्लर्क कर सकता है। ये एक व्यापक प्रश्न है, हो सकता है पब्लिक को ये पसंद नहीं आए, क्योंकि हम कोई उस तरह की भाषा का तो प्रयोग करते नहीं, उस तरह का कोई न्यूज़ भी नहीं देते हैं कि वाह सम्राट का पुलिस ने ठोक दिया, सम्राट के पुलिस ने बैंड बजा दिया, बुलडोजर चला दिया, यही सब बोल बोल करके तो ये हालत आप लोगों ने किया है। बहरहाल तो अभी हम उसको लॉजिकली कंक्लूड कर देते हैं। मेरी अभी हाल में एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर से, डीआईजी या आईजी रैंक के अधिकारी थे, तो एक सामाजिक कार्यक्रम में उनके साथ बैठे हुए थे। तो मैंने चर्चा छेड़ी कि साहब ये पुलिस मुख्यालय में अभी क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि सर आपको बता दें कि जो बिहार में अभी स्थिति है वो माने एसपी और जो फील्ड में डीआईजी या आईजी है उसको छोड़कर मुख्यालय में जितने लोग बैठे हों, 1-2 एडीजी को छोड़कर बाकी सब हम लोग क्लर्क वाला काम कर, चिट्ठी आए वो रिपोर्ट बना दिए, सिपाही का ईएल सैंक्शन होना, फाइल बढ़ा दिया, एवरी फाइल, ऑलमोस्ट एवरी फाइल हैज़ टू गो टू दी डीजीपी फॉर अप्रूवल। आपने आईपीएस क्यों बनाया था उसको? आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए सरदार पटेल में करोड़ों रुपए उस पर खर्च, एंटी टेररिस्ट, एंटी नक्सल, साइबर, एआई, ये सारी ट्रेनिंग लेकर के नए लड़के जो आते हैं और उसको मुश्किल से 5-7 साल वो फील्ड में काम कर पाता है। वो भी लकी हुआ अगर तो उसको एसपी मिल गया तब। अब पिक एंड चूज इतना होने लगा कि अब तो एसपी में पोस्टिंग में भी पैसा चलने लगा, तो लोग सोचता है कि 2-4 पोस्टिंग मिल गया लूट लो। तो बोला कि सर हम लोग क्लर्क वाला काम करते हैं, सिपाही की छुट्टी हो वो भी डीजी के यहाँ जाएगा, उसको उस पर कोई आवेदन पड़ा है तो वो उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं वो भी वहीं जाएगा, उसको जीपीएफ से पैसा लेगा वो भी वहीं जाएगा। बस सामान्य तौर पर प्रशासनिक काम जो एक क्लर्क कर सकता था उस सबको आपने बैठा दिया। उन्होंने एक और अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि सर 94 में जो दरोगा बहाल हुआ था, 94 या 95 में, कदाचित उसको आप हटा दीजिए तो अभी स्थिति ये है कि थानों में किसी को एफआईआर नहीं लिखने आता। हमने कहा कि ऐसा क्यों बोलते हैं? तो उन्होंने कहा कि सर उस वक्त जो
दरोगा की बहाली 94 या 95 में हुई थी, उन लोगों को इतना इंटेंसिव ट्रेनिंग दिया गया था पंजाब में, हैदराबाद में और डिफरेंट स्टेट्स में, और रियल पुलिसिंग की ट्रेनिंग दी गई। तो हम बोले भाई अभी तो सरकार ने एक से एक चीज़ बना दिया है, गया में ट्रेनिंग का बिल्डिंग बना हुआ है, तो राजगीर में तो है। बोले वो सब बढ़िया है, सिवाय बढ़िया बिल्डिंग, सिवाय बढ़िया मेस और हवा पानी के ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ आईवास होता है। और मैंने एक बार आपको बताते, यही स्थिति प्रशासनिक सेवाओं में, मतलब 1000 करोड़ से ऊपर का विपाट में गया में खर्चा हुआ और एक अदद फुल फ्लेजेड डीजी नहीं इसको मिला है। बी राजेंद्र साहब अच्छे अफसर हैं, लेकिन हर एक आदमी के काम करने की एक सीमा है। डीजी भी रहेंगे, शिक्षा में भी रहेंगे, जीएडी में भी रहेंगे, फलाना में रहेंगे, सब में वही। सोच लीजिए कि ट्रेनिंग के बारे में क्या समझ, तो समझ क्यों रहेगा? तो जो 7वां फेल है वो मुख्यमंत्री है, 9वां फेल है जो नेता प्रतिपक्ष है, गृह मंत्री कौन है, राजस्व मंत्री कौन। आप सोच करके देखिए कि सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग दो ऐसे विभाग हैं जो समान तौर पर मुख्यमंत्री के पास रहता है। अब इसका जो सामान्य प्रवृत्ति का काम है उसके लिए भी फाइल सीएम के यहाँ जाएगा, तो कितना उसको फुर्सत। आज तक इन लोगों ने राज्य मंत्री के रूप में किसी को नहीं नाम, अलग से हम बात करेंगे। और अगर सरकार मेरी सलाह माने तो मैं आपको बता रहा हूं कि 6 महीने के अंदर सामान्य प्रशासन विभाग और होम डिपार्टमेंट ये दोनों को हम दुरुस्त कर सकते, लेकिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और कुछ राजनीतिक त्याग की जरूरत होगी। बहरहाल वो एक अलग विषय है। तो मैंने बताया कि पुलिसिया और प्रशासनिक कारणों से ऐसे इनकाउंटर्स क्यों हो रहे हैं। तो जब अच्छी से ट्रेनिंग नहीं हुई, अच्छी से नियुक्ति नहीं हुई, और फिर एक फैशन चला दिया मीडिया ने, जिसमें सोशल मीडिया भी है, नासमझ पत्रकारों ने, जिसको बोलने का शऊर नहीं है, शुरू कर देता है फेसबुक, यूट्यूब लाइव, एकदम ठोक दिया, बजा दिया। अब कम पढ़ा लिखा और राजनीति विशुद्ध रूप से माने छिछला राजनीति करने वाले लोग जब बनेंगे तो क्या हुआ, आप इसको समझिए। आप पिछले 60, 70, 80 दिनों के सम्राट चौधरी के भाषण को उठा कर देख लीजिए, और इनके जो बड़बोले मंत्री हैं, विजय सिन्हा हो या जायसवाल जी हो, एगो मिथिलेश तिवारी है, शिक्षा को छोड़ के सब चीज़ बोले, उसको शिक्षा में बोलेगा ही क्या, सबको तो कितना बुझाता है आपको पता है। विजय सिन्हा ग्रेट, महान, बुलडोजर चला देंगे, छाती तोड़ देंगे, ये सब मंत्रियों की भाषा है। तो जब मुख्यमंत्री ने बोलना शुरू किया, पुलिस को खुली छूट है, हरियर गमछी वाला गोली मार देना है, उसको वहाँ पकड़ लेना है। पुलिस को मैंने कहा कि दिखाएगा तम उसको हथियार दिखाएगा तो ठोक देना है। अब उठा के देख लीजिए 70-80 दिन का भाषण। राज्य का डीजीपी बेचारा अनुकंपा पर, इनको 2025 में रिटायर करना था, तो एक जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके कारण इनको मिला हुआ है, तो अनुकंपा पर बहाल डीजी है। उस आईपीएस अधिकारी ने मुझको बताया था कि सर हाल के कुछ वर्षों में जिस तरह के नमूने डीजी लोग आए, एक्सेप्ट आरएस भट्टी, उन्होंने कहा कि सर भट्टी साहब ने इतना शानदार काम करना शुरू किया था, लेकिन मुख्यमंत्री के पास बैठा हुआ एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति है, कुछ चलने नहीं दिया, बेचारा हार पार के चला गया यहाँ से। तो आपने सिस्टम को पूरा ध्वस्त कर दिया। मेरे पास ये कानून की किताब है, इसमें कोई हमको दिखा दे कि लिखा हुआ है कि बुलडोजर मॉडल होता है पुलिस का। संविधान का किताब है, कोई हमको बता दे कि इसमें लिखा हुआ है कि ठोक देना है, बजा देना है, कबाड़ देना है, फेंक देना है। फिल्मों का असर ये है कि मीडिया, सोशल मीडिया और लोग तकमा देना शुरू किए। नायक अनिल कपूर हो गया, सिंघम हो गया, लेडी सिंघम हो गया। इन लोगों ने मैंने ऐसा बेवकूफाना माहौल तैयार किया कि जो पुलिसकर्मी थे, अब समझ लीजिए बात को, एक तो उसकी नियुक्ति गड़बड़ हुई, दूसरी उसकी ट्रेनिंग का अभाव था, और तीसरा कि मुख्यमंत्री बोल रहा है ठोक लेते, ठोक दो, पकड़ के भरत तिवारी को ठोक दिया। भरत तिवारी के बारे में जिस तरह की सूचना मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से ही, अब वो मानसिक रूप से दिवालियापन था या क्या था वो तो वो जाने, लेकिन अब सोच करके देखिए कि कुछ राजनीतिज्ञों ने, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि मैं कोई जजमेंटल नहीं हूँ, सही हुआ कि गलत हुआ, ये अगर सही से जांच होगा तो पता होगा क्या उसके गाइडलाइंस हम आपको बता देते हैं। लेकिन कोई बोल रहा है भगत सिंह हो गया, कोई बोला कुछ हो गया, लेकिन जिस तरह का भाषा का प्रयोग उसने किया है तो अनएक्सेप्टेबल है। और उसके पास अगर गैर लाइसेंसी हथियार थे तो ये तो अपराध था, तो इस पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो वही मैंने कहा कि बुलडोजर मॉडल चला रहे हैं, तो ये फलाना मॉडल चला रहे हैं। सम्राट चौधरी जी तो नायक फिल्म के अनिल कपूर हैं, तो ये एसपी गया है वो तो दबंग है, तो ये तो
माने सिंघम है, इन सारे नैरेटिव्स ने पुलिस को प्रोफेशनल ट्रैक से हटा करके और एक सिनेमा का हीरो बना दिया, जहाँ एक इंस्पेक्टर सर्वशक्तिमान होता है। आप देखिए ना, सिनेमा सबसे पावरफुल इंस्पेक्टर होता है, पुलिस इंस्पेक्टर है हीरो, उस सब चीज़ को ढाहे फिर रहा है अकेले। ऐसा तो होता नहीं है। अब मैंने एक प्रशासनिक और पुलिसिंग की नाकामयाबी का एक मॉडल आपके पास रखा है, और ऐसे वारदात होने के लिए जो माहौल तैयार हो रहे हैं बिहार में, उसमें मीडिया के रोल की भी चर्चा कर दी। अब आइए समाज पर। यह अगेन एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि मैंने जो उठाया कि साहब, जो जहानाबाद में जिस बच्चे की हत्या हुई उसके लिए कोई जो समाज आज खड़ा है भरत तिवारी के, सही खड़ा है, गलत खड़ा मैं नहीं कर रहा, खड़ा है, आप अच्छी बात है, फेक इनकाउंटर के खिलाफ आवाज़ उठी, लेकिन उसके खिलाफ तो आवाज़ नहीं उठी। मैं पुलिस मुख्यालय में कुछ वैसे बड़े अधिकारियों के बारे में जब सुनता हूँ, और अनौपचारिक रूप से कहीं कहीं लोग बोलते भी हैं कि सरकार अभी चाहती है कि फलानवा जात के यहाँ मिले कि ठोक दें, और इसमें कई हकीकत भी सामने आ रहा है। छपरा के एक गांव में, एक पिछड़ा समाज का गांव था, वहाँ पुलिस ने जो आतंक मचाया, दुर्भाग्य से दूसरे समाज के लोग उसके बारे में नहीं बोलते। तो जिस समाज के पास तंत्र होता है, थोड़ा ज्ञान होता है, तो आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उसके लोग समाज के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे रहते हैं, वेल प्लेस्ड रहते हैं, उसकी आवाज़ तो सुनी जाती है। जैसे भरत तिवारी की आवाज़ सुनी गई, सुनी जा रही, सुनी जानी भी चाहिए। लेकिन वैसे आवाज़ों का क्या, वैसे मामलों का क्या, वैसे इनकाउंटर्स का क्या जो विगत 70-80 दिन में, या फिर नीतीश कुमार के समय में जो सिस्टमेटिक, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाह रहा हूँ जो शब्द हिटलर के लिए प्रयोग होता है। मेरे पास एक किताब है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, ये हिटलर की लिखी हुई किताब है, मेन काम्फ, माई स्ट्रगल। इसके अलावा एक और किताब है, द थर्ड रिच। इसके अलावा एक और किताब है, और वो किताब है राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड रिच। इसमें हिटलर के उन कामों की चर्चा है कि कैसे सिस्टमेटिकली ज्यूज को इन लोगों ने एक्सटर्मिनेट किया, उसको फिनिश किया। तो नीतीश कुमार जी के विगत 20 साल के शासन में जिस पॉलिसी को इनके पुलिस अधिकारियों ने अंजाम दिया, वो उतना ही क्रूएल था, उतना ही इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जितना ये भरत तिवारी के मामले में प्रतीत हो रहा है और आवाज़ आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार के एग्जीक्यूशन का तरीका इतना सोफिस्टिकेटेड था कि उसमें बहुत हल्ला नहीं हुआ। क्योंकि आप नीतीश कुमार के स्टाइल जान लीजिए, बोलते हैं बहुत कम, वो घटना हो जाएगी तो तौल के 1 सप्ताह के बाद बोलेंगे, और उसमें भी ऐसा बोलेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोलें। वो तो जब वहाँ हुआ था ना, तो उसको तो मैंने कहा था कि वो ऐसे नहीं होना था, तो फिर वो कैसे कर दिया। जब हम वहाँ थे तो क्या किए थे, अब आप लोग को तो कहे थे, तो वो हुआ क्या, तो आप समझते रहिए। तो हुआ वही, नीतीश कुमार, पूरा पुलिस प्रशासनिक तंत्र को इन लोगों ने कास्ट, रिलीजन, रीजन के दायरे में बांट दिया। फलाने फलाने जात का है तो सरकार के अगेंस्ट है, इसको एक्सटर्मिनेट करना है। फलाने 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 जात सरकार के साथ है तो इसको प्रोटेक्ट करना है। नीतीश भी वही कर रहे थे, सम्राट भी वही कर रहे हैं। तरीका यह है कि नीतीश तो सोफिस्टिकेटेड तरीके से कर रहे थे, और सम्राट बोलते हैं वह हरियर गमछा देखेंगे तो ठोक देंगे, बुलडोजर है, हमने पुलिस को खुली छूट दे दी है। लिखा हुआ है कहीं संविधान में, इसमें कोई हमको बता दे कि कहा, अरे भाई पुलिस को कानून के तहत काम करना है ना, संविधान के तहत काम कर रहा है, खुली छूट दे दी है। और ना समझ नालायक मीडिया, अखबार वाला, टीवी वाला, सम्राट चौधरी एक्शन में मैंने सिनेमा का शूटिंग चल रहा है कि एक्शन है, लाइट कैमरा एक्शन, इन लोगों ने बना दिया। इनका जितना मंत्री है अपना विभाग को छोड़कर, खाली एगो इनका मंत्री है वो अनुसूचित जाति के कल्याण करने वाले से संबंधित है। उनका सोशल मीडिया देखिएगा तो लगता है सुबह उठता है और रात में सोता है, वो सब का लाइव टेलीकास्ट चलते रहता है।
इसी काम के लिए आप संविधान की ओथ लिए थे। एक वो इनका राजस्व मंत्री है, मेडिकल कॉलेज हड़प पे बैठे हुए हैं, आप ज्ञान देते फिर रहे हैं सब जगह। इनका शिक्षा मंत्री है, ओझा गुनी से फुकवा रहा है, विजिलेंस का केस लगा। ये सब लोगों ने मीडिया में वो नैरेटिव सेट किया कि जिससे पुलिस भी प्रभावित हुई। यस, लगता तो हमको है कि ठोकने का पावर मिल गया, तो ठोक दिए और ठोक दिए वे फंस गए। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से भरत तिवारी के साथ इनके समाज के लोग, एगो बाबा है, चुनाव लड़ते थे बक्सर, राजनीति हाशिए पर हैं, तो तपस्या कर रहे थे, अब मौका मिल गया तो वहाँ कूद रहे हैं। अब सब लोग वहाँ राजनीतिक रोटी सेकना शुरू किया। और इस चक्कर में मैं बता रहा हूँ, जिन पुलिस कर्मियों ने ये जोगी मॉडल और सम्राट मॉडल के उत्साह में आके गोली मारी है, इन लोगों का तो फांसी तय है। अब फांसी ने तो आजीवन कारावास तो जयवे करेंगे, तो खत्म ही हुई नौकरी इनकी। और बुलडोजर मॉडल लागू कीजिए। अरे भैया, आपको कानून था, संविधान था, पुलिस एक्ट था, बीएनएसएस की प्रक्रिया थी, इसके अनुसार न चलना था। और जिस तरह हरकत उस लड़के ने की तो बहुत पहले उसको भीतर हो जाना चाहिए। अगर आप ठीक से सजा कराते तो इतना एविडेंस था तो उसको सजा हो जाती। बताइए, एसडीएम को कह रहा है कि दिन दहाड़े उसको गोली मार के बर्बाद कर देंगे, सम्राट चौधरी को गाली दे रहा है, नीतीश को गाली दे रहा है। तो आप क्या कर रहे थे? इसलिए नहीं कर रहे थे कि आपको तो ट्रेंड किया हुआ है कि फलाने को छोड़ देना है, फलाने को धर लेना है, जे फूल फूले से महादेवे पर। तो इस तरह से सामाजिक, राजनैतिक और पुलिस तंत्र की विफलता और कारणों को हमने बताया है। अब आइए थोड़ा कानून की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस देश में इस फेक इनकाउंटर्स को लेकर कई एक महत्वपूर्ण निर्णय हुए और कई कानूनी प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है। मैं सिर्फ दो की चर्चा कर देता हूँ। पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज PUCL वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिटेल गाइडलाइन है, 16 बिंदु का। हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि जब कभी भी ऐसे मामले होते हैं इनकाउंटर्स या ऐसे स्थिति में, तो 16 गाइडलाइंस पालन किया जाना चाहिए। और मैं दावे के साथ आपको बता देता हूँ, इस राज्य में कांस्टेबल को तो गोली मार दीजिए, एएसआई को 80-90% दरोगा को नहीं मालूम होगा, डीएसपीज और एसपीज को नहीं मालूम होगा। क्यों? क्योंकि तो सब लगा हुआ है टीटीएम में। बुलडोजर मॉडल लागू करेंगे तो छपास मॉडल लागू करेंगे तो हम सिंघम हैं, तो हम नायक हैं, तो हम फलाना, उसी में लगा हुआ है। ऐसा नमूना लोग। और अच्छा, पॉलिटिकल एलिजेंस, उसको बोला ओकरा धरो, ओकरा पकड़ो, उसको आप उठा के देख लीजिए ना, कितने जो लोग जेल में बंद हैं, अगर कुछ खास सामाजिक पृष्ठभूमि से वो आए हैं तो इसका दो ही मतलब है, या तो सामाजिक पृष्ठभूमि का सारा आदमी अपराधी है या फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। क्यों ऐसा है? और उसके पक्ष में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो PUCL वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 का गाइडलाइन है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता है। कहता है कि साहब आपको इनकाउंटर करने गए थे तो रिकॉर्डिंग ऑफ इंटेलिजेंस, अगर कोई आपको सूचना मिली थी तो उसको आपने रिकॉर्ड किया था, उसको कहीं अभिलिखित किया था। अब भरत तिवारी का ही केस ले लीजिए, सोशल मीडिया में इसका चल रहा था, पुलिस वाला गया तो घर में कट्टा दिखा दिया। 2025 का इसका सोशल मीडिया का एक क्लिप और इसका एक टेक्स्ट वायरल हो रहा है। यद्यपि मैंने शुरू में डिस्क्लेमर दिया कि आई हैव नो एविडेंस आइदर टू निगेट और टू सब्सटैंशिएट इट। जो सूचनाएं उपलब्ध है पब्लिक डोमेन में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अभी दे रहा है अखबार में कि इन पर अवैध हथियार रखने और माता पिता पर FIR किया गया। तो पहले केस क्यों नहीं हुआ था? और केस हुआ तो इन्वेस्टिगेशन होकर के अगर ठीक से कर देते तो सजा हो जाती, तो क्यों नहीं हुआ? तो होगा क्या? SP को तो फुर्सत नहीं है फोटो खिंचाने से। DM सारा नमूने है, ने बताइए दिया, झोला छाप DM। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, अगर इस तरह की घटना होती है तो उसका इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है। अब आप कहिए कि साहब तो जज से कर दिया, कुछ नहीं होना है इसमें। मेरे पास ये कानून की किताब है, देख लीजिए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इंक्वायरी कमीशन जो जुडिशियल होती है 90-95% में सिवाय आईवास के कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको कुछ पावर नहीं, रिकमेंड करता है कुछ। और वैसे जजों को लगाएगा जिसको जुगाड़ हो गया कि बस अभी आसक्त हैं, मना दीजिए, उनको भी साल भर का उपाय मिल गया, गाड़ी घोड़ा, स्टेनो, हवा पानी, सायरन सब मिल जाएगा, कुछ नहीं होना है। मैंने
कुछ साल पहले एक लेख लिखा था एक, अब वो वेबसाइट बंद हो गया, मैंने अपने ब्लॉग में भी लिखा था, इंक्वायरी कमीशंस आर ब्लैक होल इन इंडिया। कितने इंक्वायरी कमीशन यहाँ बने होंगे, कुछ अभी भी बने हुए हैं। भागलपुर दंगा का कई गो इंक्वायरी करके हुआ कपार कुछ नहीं। तो ये सब कुछ नहीं है, सब आई वास्ते टाइम लेने का। इसमें जबकि दिया हुआ है कि सीआईडी या पुलिस टीम अदर देन पुलिस स्टेशन से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसमें हुआ क्या? नहीं, इसलिए नहीं हो पा रहा है, पब्लिक को अब फेथ ही नहीं रहा ना। पुलिस के नॉन प्रोफेशनल, नॉन पार्टीजन और डिजोनेस तरीके जो परसेप्टेबल हो गया है, दिखाई दे रहा है, उसके कारण कोई बिलीव नहीं। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, सीआरपीसी की धारा 176 और जो बीएनएसएस है उसकी रेलिवेंट प्रोविजंस में इसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट होती है। आई डोंट नो हुआ कि नहीं। इन्फॉर्म एनएचआरसी और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो अब शायद किसी वकील ने किया है, पुलिस ने किया था, नहीं किया मुझे। मेडिकल एड तो दिखाई पड़ रहा है, गोली लगाया था, पीएमसीएच ले गया था। प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जो घटनास्थल के फुटेज आ रहे हैं उससे ये पता चलता है कि सारा एविडेंस तो बॉच्ड अप हो गया। मैंने एक बार चर्चा की थी ना एडमंड लकार्ड के प्रिंसिपल की, हम फिर से आपको दिखा देते हैं। वो प्रिंसिपल ये कहता है कि अपराध अगर कहीं घटित हुए हैं तो वो निशान छोड़ जाते हैं बशर्ते उन निशानों को ठीक से प्रिजर्व किया गया हो। तो इस मामले में तो कुछ नहीं हुआ, बॉच्ड अप हो गया। खेत में दिखाई रहा, वो चला रहा, रिवॉल्वर दिखा रहा, गोली मारा, उसके बाद वो सब चीज़ बॉच्ड अप, कहानी ख़त्म। आई डोंट अंडरस्टैंड किसी ने एविडेंस वहाँ से कलेक्ट किए कि नहीं किए। 8वां फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कौन चीज़ का होगा? अब सारा चीज बॉच्ड अप हो गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ विटनेस, वो तो केस चलेगा। नेक्स्ट टू द कीन इन्फॉर्म्ड, उसमें तो सूचना हो गई। पोस्टमार्टम वगैरह का भी जो हाल है कि अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराएगा तो बेचारा डॉक्टर के डर से सांस फूला रहता है, वो मीडिया ट्रायल और पब्लिक मूड के हिसाब से कर देता है। आपने देखा ना शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मामले में जो पोस्टमार्टम हुआ, तो पहले पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई और दूसरे पोस्टमार्टम में कहा कि हाँ सीमेन पाया तो रेप हुआ। 14वां है कंपनसेशन, 15वां है सरेंडर ऑफ वेपन्स, पुलिस ने जो गोली चलाई उसके राइफल जब्त हुए कि नहीं, इसने जो दिखाया पिस्तौल वो जब्त हुआ कि नहीं, सब मुझको नहीं मालूम है। और नो गैलेंट्री अवार्ड एंड प्रमोशन, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखिएगा कि 26 जनवरी 15 अगस्त को जितना पुलिस मेडल फलाना ढिमकाना मिलता है, कुछ एक अपवाद को छोड़कर जो अच्छे हैं, ब्रेव हैं, बहादुर पुलिस कर्मियों को मेरा सैल्यूट है, जो जान की बाजी लगा करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। लेकिन उनकी संख्या अब उंगली पर गिनी गई और ऐसे लोग वो मीडिया से दूरे रहते हैं, शांति से प्रोफेशनली अपना काम करते हैं, उनको मेरा सलाम है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में गैलेंट्री अवार्ड और एक प्रमोशन फर्जी हो। और अब तो धंधा शुरू हो गया सिविल में भी। आपने देखा ना, एक टीना डाबी करके एक आईएएस, भयानक फेसबुकिया है, दिन भर वही लेके घूमते रहती है। एक दो और आईएएस अफसर था, इन लोगों ने एक फर्जी एआई से बनाया रिपोर्ट कि साहब वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत काम किया, राष्ट्रपति से अवार्ड भी ले लिया। बाद में मालूम हुआ सब फर्जी था। यहाँ पर सीतामढ़ी में वो डीएम था, उसने फर्जी आंकड़ों और फर्जी धंधा करके वाटर कंजर्वेशन के लिए कोई अवार्ड जीत लिया। बाद में मालूम हुआ सब फर्जी। वो उछल कूद के बोला कि वो डीएफ हो गया, मालूम हुआ कि पूरा गांव में कुछ शौचालय बना ही नहीं। इसलिए मना किया था इस सुप्रीम कोर्ट ने कि सब धंधा मत कीजिए, गोली चल गया प्रमोशन दे दी। तो उसके चक्कर में क्या होता है, प्रमोशन लेने के चलते में निर्दोष आदमी को गोली मार दो, उनको गैलेंट्री मिल जाएगा। इसके बाद एनएचआरसी ने भी उसके पहले, तो 2014 का गाइडलाइंस है, इसी को एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था। तो एनएचआरसी जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार है, उसके भी जो गाइडलाइन है मोटे तौर पर वही है, रिकॉर्डिंग होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वगैरह वगैरह फलाना, ये सारी चीज़ें हैं। मैं इसको आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। भरत तिवारी का फेक इनकाउंटर या इनकाउंटर और इस पर उपजे जो पूरे पॉलिटिकल सोशल एंगल पर कंट्रोवर्सी या लीगल मामलों पर जो वाद विवाद और चर्चाएं चल रही है, इसके जड़ में जाने की ज़रूरत है। पुलिस अगर प्रोफेशनल तरीके से, कानून के दृष्टिकोण से, कानूनी तरीके से काम करे तो ऐसी चीज़ें नहीं हो। समाज को यह सोचना पड़ेगा कि अगर आपने अपराध को भी जातीय
दृष्टि से देखा, जातीय चश्मे से देखा कि मेरे जात का अपराधी है तो हीरो, दूसरे जात का अपराधी है तो दोषी। क्योंकि पुलिस जो लोग हैं, पुलिस में जो लोग हैं वही तो समाज के ही अंग हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए ना। इस राज्य में अकेले 100 दिन में मुझको लगता है 10 से 15 इनकाउंटर्स हुए। बाकी पर क्यों नहीं चर्चा हुई? क्योंकि उसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि कमजोर थी और उसके नेता भी नहीं उठाए। यह तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस जात के आदमी पर होता है तो उसी जात का नेता क्यों उठाता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि पूरा समाज उसको उठाता? या ऐसा क्यों नहीं व्यवस्था थी कि साहब ये जितने गाइडलाइंस है एक सिस्टम ही रहता कि वो अपने आप होता है क्या? जितने इनकाउंटर्स हुए तो समाज, पुलिस का तंत्र, प्रशासनिक व्यवस्था, ये नकारे नासमझ पॉलिटिशियंस जिनको न कानून की समझ है न संविधान की समझ है, हर चीज में इस सोशल मीडिया के आने के बाद अनर्गल बयान देकर के अनर्गल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल के बारे में बात कर, जोगी मॉडल, मोदी मॉडल, सम्राट मॉडल, ये सब मॉडल की कहीं चर्चा है क्या? संविधान कानून में लिखा हुआ है। और अंतिम कि जब कानून, संविधान अपने लेटर और अपने स्पिरिट में न लागू होकर आदमी को देखकर लागू होता है तो फिर मुझको बेरी लेविंस्किया का याद आता है। लेविंस्किया बेरी, यूएसएसआर का सीक्रेट पुलिस चीफ, जो कहता था तुम मुझे आदमी दिखाओ, मैं तुमको कानून दिखाऊंगा। तो अगर ये बीएनएस कॉन्स्टिट्यूशन आदमी के धर्म, उसके जाति, उसके आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि को देखकर लागू होने लगे तो भरत दुबे जैसे इनकाउंटर्स या भरत दुबे जैसी घटनाएं ये होती रहेगी। यह समाज को, कानून, पुलिस, पॉलिटिशियन और प्रेस को सोचना पड़ेगा। प्रेस से मेरा अनुरोध है, वो सोशल मीडिया हो, यूट्यूब, मेन मीडिया, अखबार, प्लीज़ इस तरह के नेताओं को और इस तरह के पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों का महिमा मुंडन मत कीजिए। लेडी सिंघम, लेडी डॉन नायक हैं, बुलडोजर बाबा हैं, जेसीपी बाबा हैं, ठोक दिए हैं, उठा लिए हैं, सम्राट की पुलिस पीछे पड़ गई है। इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान आप कर बैठते हैं। अधिकारियों को, नेताओं को हीरो मत बनाइए। इस देश में कानून, संविधान, प्रक्रिया निर्धारित है। लेट देम डू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसी घटनाएं अनवरत होती रहेगी और जो समाज, जो लोग सक्षम रहेंगे उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, लेकिन जिनके पास न आवाज़ है, न दमखम है, न पैसा है, न सामाजिक पृष्ठभूमि है, उनकी आवाज़ पुलिस की गोलियों की तड़तड़ाहट में और कोर्ट में बहस की शोर में गुम हो जाएगा। और कदाचित ऐसे समाज की कल्पना न तो संविधान ने की थी, नहीं बापू ने की थी, नहीं इस देश के फोरफादर्स ने की थी, और कदाचित ऐसे समाज को हम भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। फिलहाल हम इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।